गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स एडुसर्फ में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इसके पहले लेक्चर में मैंने आप सभी को पढ़ा दिया है सेल्स क्या होते हैं, ईएमएफ क्या होते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होते हैं एंड टर्मिनल वोल्टेज क्या होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास रिलेशन निकल करके आया था V is equal to E minus I into R। ये रिलेशन निकल करके आया था, जहां पर ये V हमारा क्या था, टर्मिनल वोल्टेज था, E हमारा क्या था, EMF था जो कि फिक्स होता है, टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड करता था इंटरनल रेजिस्टेंस पे, I क्या है, करंट है, R क्या है, छोटी वाली इंटरनल रेजिस्टेंस है। अच्छा, एक चीज और हम इसे कर सकते हैं, ये V टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज किसको मिल रहा था, ये टर्मिनल वोल्टेज जो है ये मिल रहा था इसे, ये छोटी वाली आर है, ये बड़ी वाली है, इसे ना मिल रहा था टर्मिनल वोल्टेज, और इस पर करंट कितना जा रहा था, I। तो हम यहां पर लिख सकते थे V बराबर I इंटू R, लिख सकते थे ना। तो हम V की जगह हम लिख सकते हैं IR, ये हो गया E माइनस IR। IR को एक तरफ अगर कर लिया जाए तो IR प्लस IR इक्वल टू E, I कॉमन R प्लस R इक्वल टू E, यानी कि अगर हमें सर्किट का करंट चाहिए तो हम EMF को R प्लस R से डिवाइड कर देंगे, तो यहां से हमें करंट का वैल्यू निकल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हमारे पास निकल करके बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पता चलेगा क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, ऐसे भी हम लोग समझते हैं ना, V इक्वल टू IR होता है, तो I बराबर V बाय R होता है, तो V कौन सा ले लेना है, नेट जो हमारे पास मिल रहा है, यानी कि EMF वाला V लेना है। ठीक है, उसके बाद R प्लस R, R प्लस R का मतलब क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हो गया। जरा देखा जाए, ये R और ये R क्या चीज है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली ऐड हो जाता है, आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R नहीं आएगा। ठीक है, घुमा फिरा के बात वही है, बट इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि अभी आप जो पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, आपका जो भी इक्विवेलेंट आएगा टोटल यही आएगा, चाहे आप उसे पैरेलल ग्रुपिंग कीजिए, चाहे आप उसे सीरीज में ग्रुपिंग कीजिए। ठीक है, घूम फिर करके यही आना है। ठीक है, और एक और ग्रुपिंग पढ़ना है, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। हेडिंग लगाइए कॉपी निकाल करके, चलिए इसको मिटा दिया जाए। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, नंबर फर्स्ट चलते हैं, सीरीज ग्रुपिंग की तरफ। ठीक है, ये सीरीज ग्रुपिंग क्या होता है इसको समझते हैं पहले, तब आगे चलेंगे कि आखिर सीरीज ग्रुपिंग का इक्विवेलेंट कितना आता है। ठीक है, मान लिया जाए हम किसी सेल को, ये हमारे पास सेल है जिसका EMF E1 है। ठीक है, दूसरे सेल के पोलैरिटी के साथ इस तरह से जोड़ा जाए ताकि पहले सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ ऐड हो। देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर इस तरह से हम क्या करते हैं, सेल को कॉम्बिनेशन करते हैं, तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, इसे हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। जैसे बैटरी लगाया जाता है। ठीक है, अगर क्या होता है कि आपने देखा होगा लंबी वाली टॉर्च कैसे लगती है, बैटरी इसी तरह से लगती है ना, एक दूसरे के पीछे कर करके लगाई जाती है, तब जाकर के क्या होता है, इक्विवेलेंट से सेल से EMF मिल पाता है। ठीक है, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा, ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को कैसे इसका निकालते हैं। चलिए, ये तो समझ में आया कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता कैसे है। अब हम इसका एक डायग्राम लेते हैं इसे दिखाने के लिए। मान लिया जाए हमारे पास एक सर्किट है, ये हो गया हमारे पास एक EMF, और क्या बताया था मैंने पिछली क्लास में कि EMF जो यानी कि जो बैटरी है, जो सेल है, उसके अंदर होती इंटरनल रेजिस्टेंस। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी के बगल में छोटी वाली R ड्रॉ करके, इसका वैल्यू R1 हो गया। ठीक है, अब एक दूसरा सेल ले लिया हमने,
इसका भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। इसी तरह से ढेर सारे होंगे E2 और ये हो जाएगा R2, ठीक। और ये सर्किट में एक लगा दिया हमने बड़ा वाला रेजिस्टेंस एक्सटर्नल, ठीक है, ये हो गया कैपिटल R। अब हमारे पास सर्किट है A B C D, ठीक है। इसमें E1 और E2 कौन से कॉम्बिनेशन में है? ये है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो अगर बेसिकली देखा जाए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर बात की जाए तो इफेक्टिव ईएमएफ मतलब नेट ईएमएफ, टोटल ईएमएफ, ठीक है, ई इफेक्टिव कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2 हो जाएगा। आपको पता ही है पोटेंशियल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और टोटल मिलकर के आपको याद होगा ना, रेजिस्टेंस वाले में पढ़ा होगा आपने, V बराबर V1 प्लस V2, ये भी तो पोटेंशियल है, ये भी तो पोटेंशियल है। तो टोटल जो हमारे पास पोटेंशियल आता है इंडिविजुअल पोटेंशियल को सम करके आता है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करता है हर एक के पास से, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक बात तो कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमें ई इफेक्टिव चाहिए तो ज्यादा कुछ नहीं, जितना सेल है सबका ईएमएफ आपस में जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। यहां से हमें ई इफेक्टिव मिल जाएगा। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस का इफेक्टिव क्या मिलेगा? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ते हैं? सिंपली R1 प्लस R2 करके। अगर हमारे पास इसी तरह से ढेर सारा है, ढेर सारे को भी इसी तरह से ऐड करते चले जाएंगे, तो यहां से हमें E इफेक्टिव और R इफेक्टिव मिल गया, ठीक है। अगर E इफेक्टिव और R इफेक्टिव मिल गया तो इससे होकर के जो करंट फ्लो करेगा, करंट कैसे फ्लो करेगा? देखिए, प्लस से माइनस की तरफ करंट का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। मान लिया जाए इससे I करंट फ्लो करेगा, तो I का वैल्यू निकल करके आ जाएगा E अपॉन R प्लस R, जैसा कि मैंने पहले बताया। बट यहां पर ऊपर में E की जगह यूज करेंगे इफेक्टिव E और R की जगह यूज करेंगे इफेक्टिव R, दैट इज द रिक्वायर्ड करंट इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। तो घूम फिर करके हम वही फॉर्मूला पर आ गए जो पहले बताया गया था, I बराबर E अपॉन कैपिटल R प्लस R। बट अगर ढेर सारा सेल्स है हमारे पास तो हम क्या निकालेंगे? E का इफेक्टिव लेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इसके पास उसका इफेक्टिव लेंगे और तब उसे सम कर देंगे किसके साथ? ये तो अकेला है, इसका इफेक्टिव होगा नहीं। अगर ये भी और ज्यादा रहता सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इसका भी इफेक्टिव बगल में आ जाता, ठीक है। लेकिन जनरली इन केस क्या होता है, ये अकेला ही होता है, ठीक है। तो R प्लस E इफेक्टिव। इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए, इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो हम देखते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला वाकई में सही है या खाली ऐसे ही आ गया है, ठीक है। तो चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ तो हम लोगों ने सीखा है किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। अब ज्यादातर सर्किट क्या होगा, किरचॉफ्स लॉ से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक लूप है ABCD, ठीक है। हमने इस लूप में क्या किया? चलिए ऐसे चलना शुरू कर दिया। कैसे? A से B, B से C, D से A तक, A तक, ठीक है। A से चलना शुरू किया, B, B से C, C से D और D से वापस A। हमने लूप ले लिया। जब हम A से B गए, अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। B से जब जैसे यहां पर पहुंचे तो हमारे पास एक सेल मिला प्लस से माइनस की तरफ, वैल्यू माइनस E1, ठीक है। रेजिस्टेंस मिला, करंट कितना है सर्किट में? कैसा सर्किट है? एक वायर वाला सर्किट है तो करंट I पूरे में दौड़ेगा, ठीक है। यहां पर भी करंट I ही दौड़ेगा। तो हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, करंट कैसे आ रहा है? करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस लेते हैं I इंटू R, तो इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस IR1। चलिए उसके बाद आगे फिर से हमारे पास सेल है माइनस E2, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है तो माइनस आ जाएगा, और इसके लिए आ जाएगा प्लस IR2, ठीक है। चलिए B से C हम पहुंच गए, C से D कुछ नहीं है, फिर D से A। D से जब A जा रहे हैं, हमारा डायरेक्शन है ऐसे और करंट का डायरेक्शन है फिर से अपोजिट, मतलब इसमें हो जाएगा प्लस IR इज इक्वल टू 0।
अब जितना भी आई वाला टर्म है सबको एक साथ कर लिया जाए, आई कॉमन, आर प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा, दोनों E1 माइनस में उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा। देन हम कह सकते हैं I बराबर E1 प्लस E2 बाय R प्लस कैपिटल वाली R1 प्लस R2। ठीक, तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिला, हमारे पास रिजल्ट मिल गया ऊपर में देखिए E को जितना भी EMF है, जितना भी सीरीज कॉम्बिनेशन में EF है उसको हम डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। इसी को हमने बना दिया E इफेक्टिव E रिजल्टेंट जो बोलना है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में वो कंबाइन करके जो उसका इफेक्टिव आया उसी को हमने नाम दे दिया बाय R प्लस, देखिए रेजिस्टेंस छोटा वाला इंटरनल वाला ये भी सीधा सीधी ऐड है, इसलिए इसको कहा हमने R इफेक्टिव, ठीक है। यही चीज ना हमने यहां पर लिखा, यही चीज लिखा हमने। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है हमारे पास जितना भी सेल्स हो हम उसे आसानी से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, जरा इसे नोट कर ले, उसके बाद आगे बात करते हैं इसमें। चलिए हो गया। मान लेते हैं अगर हमारे पास n सेल्स है, n cells are connected in series having EMF E and internal resistance छोटी वाली है, ठीक है। मान लिया जाए हमारे पास ऐसा ही ग्रुपिंग हो सीरीज का, ठीक है, उसमें हमने n सेल्स लगा दिया है, n सेल्स लगा दिया है और सभी का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो क्या हो जाएगा इसका। देन इसके बाद हमारे पास इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट या E इफेक्टिव का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए E इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, जितना भी सबको जोड़ना पड़ेगा, मतलब E प्लस E प्लस E प्लस अप टू n टाइम्स, यानी कि ये कितना निकल कर के आ जाएगा, ये निकल कर के आ जाएगा n into E। उसी तरह से R इफेक्टिव का वैल्यू कितना आएगा, R प्लस R अप टू n टाइम्स, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा n into R आ जाएगा, ठीक है। तो करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, I बराबर n E by R प्लस n into R। कब वहां यूज करेंगे, जब हमारे पास एक ही तरह का EMF 5 गो 50 गो 5000 गो एक साथ लगा हुआ हो, तब हम इसे यूज करेंगे, जहां पर n क्या हो गया, नंबर ऑफ सेल्स, n का मतलब नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आप सभी को, कोई ज्यादा इसमें परेशानी नहीं है, कोई ज्यादा हार्ड कचकच नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए अब इस पर एक कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। मान लिया जाए हमारे पास सेल, ठीक है, और यहां पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ठीक, और ये हो गया बड़ा वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका EMF 6 वोल्ट, इसका EMF 3 वोल्ट एंड इसका EMF 5 वोल्ट, ठीक। इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसका 2 ओम और इसका 1 ओम, ठीक है। तो हमें पता करना है इससे होकर के कितना करंट क्रॉस करेगा, ठीक है, इससे होकर के कितना करंट क्रॉस करेगा हमें ये पता करना है। अगर इसका रेजिस्टेंस 7 ओम हो तो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, झटपट सा दो तरीका है, एक या तो हम सीधा सीधी फॉर्मूला पर बैठा देते हैं या हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। तो आजकल जमाना है स्मार्ट वर्क का, ठीक है, तो स्मार्ट वर्क करेंगे, क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे इफेक्टिव EMF। तो इफेक्टिव EMF क्या हो जाएगा हमारे पास, E इफेक्टिव इज इक्वल टू हो जाएगा 6 3 9 5 14 वोल्ट, ठीक है, ये आ गया हमारे पास इफेक्टिव EMF। फिर निकाल लेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये भी स्मार्ट तरीका है, 2 3 4, ये आ गया 4 ओम, ठीक है।
अब लगा देंगे I बराबर 14/7 प्लस 4 यानी कि 14/11 एम्पियर। सिंपल है, डायरेक्टली भी बैठा सकते थे, निकाल करके बैठा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है उसमें। चलिए आप समझ गए होंगे, ठीक है, बड़ी बात समझ गए। हाँ, मिटा दिया जाए इसे। चलिए अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा पलट दिया जाए, हमने यहां कहा 5 वोल्ट तो लगा हुआ है बट पोलैरिटी हम इसका चेंज कर दिए, ठीक है। अब इसका पोलैरिटी देखिए प्लस माइनस यहां माइनस प्लस हो गया। अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे सोचिए जरा। अब यहां पर E इफेक्टिव का वैल्यू कितना आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, एक ही वायर में सब ऐड है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर ऐसा सिचुएशन कभी मिल जाए, यहां पर बैटरी उलट करके लगा दिया जाए, इतना करंट नहीं मिलेगा ना, जितना मिल रहा था ये 5 वोल्ट 6 3 9 5 14 वोल्ट मिल रहा था। अब ये 5 वोल्ट को हम उलट करके लगा दिए तो ये बैटरी तो देगा नहीं, इसको पावर दे पाएगा। आप ही सोच के चलिए 3 बैटरी मिलकर के एक रेडियो चला रहा है, हमने एक बैटरी को उलट करके लगा दिया, क्या हो जाएगा, तो करंट तो फ्लो करेगा क्योंकि सब कुछ तो टर्मिनल कनेक्टेड है, बट ये वाला जो है जो उलट करके लगाए हैं वो नहीं आएगा। दैट मींस 6 + 3 - 5 रिवर्स करंट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो 6 3 9 में से 5 गया तो 1 वोल्ट, लेकिन फाइनली किस तरफ जाएगा, फाइनली जाएगा इस तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर 6 3 9 ज्यादा है, 5 क्या है कम है, सॉरी 6 3 9 में से 5 जाएगा तो 4 वोल्ट, ठीक है। तो फाइनली जो 4 वोल्ट का जो डायरेक्शन आया वो इस डायरेक्शन की तरफ आया, करंट यही जाएगा। अगर मान लीजिए ये भी नेगेटिव में होता है तब ये भी उलट करके लगा देते तो -2 आता, यानी कि डायरेक्शन इसका चेंज हो जाता करंट का। आ रही बात समझ में ना, ठीक है। तो E इफेक्टिव का वैल्यू आ गया 4 वोल्ट। क्या इससे रेजिस्टेंस के इफेक्टिव पर कोई फर्क पड़ेगा, जी नहीं, रेजिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उसको तो सीधा सीधी सीरीज में जोड़ा हुआ है, तो रेजिस्टेंस का तो उतना ही रहेगा, ठीक है। अब I बराबर 4/7 प्लस 4, करंट का वैल्यू हो गया 4/11 एम्पियर। करंट का वैल्यू कम हो गया क्योंकि एक का क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। तो अगर क्या हो कि सेम मतलब अगर प्लस माइनस मिलते चला जाए, सारे इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे। अगर कहीं भी गलती से टर्मिनल उल्टा कर दिया गया तो फिर उस वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे, वैसे सिचुएशन में हम उसका ईएमएफ को माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आपके पास n रेजिस्टर है, सॉरी n सेल्स है, ठीक है, n सेल्स है, ठीक, आपने n सेल्स को जोड़ा, ठीक है, अप टू n टाइम्स तो जोड़ा, EMF E रेजिस्टेंस R, EMF E रेजिस्टेंस R अप टू n टाइम्स, ठीक है। अब उस n सेल्स में से m सेल को मान लीजिए 100 सेल आपने लगाया सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो 100 सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा, 100 * E हो जाएगा, ठीक है। 100 सेल का इफेक्टिव ईएमएफ 100 E हो जाएगा। अब हमने कहा इसमें से 20 को हमने उलट दिया 20 सेल को, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 20 सेल को, तो हमारे पास 80 सेल का तो ईएमएफ है अभी भी, है कि नहीं। तो वही हमने कहा कि अगर मान लिया जाए n सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज, बट m सेल्स डायरेक्शन विल इज अपोजिट, उसमें से क्या हो रहा है, m सेल का डायरेक्शन जो है अपोजिट है, डायरेक्शन इज अपोजिट। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास जो नेट ईएमएफ होगा या इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, पहले तो कितना होना चाहिए, NE n सेल्स की वजह से, बट उसमें से m सेल क्या किया, पलटी मार दिया तो उसको माइनस कर लिए, यानी कि इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, n - m * E, ठीक है, where n is greater than m, यानी कि n का वैल्यू m से ज्यादा होना चाहिए, मतलब जितना सेल कनेक्ट किए हैं पूरा का पूरा को पलटी अगर मार देंगे तब तो कहानी ही खत्म हो जाएगा,
ठीक है, पूरा का पूरा नहीं, कुछ सेल को हमने पलटी मार दिया। तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। रेजिस्टेंस पर भी मैंने बताया कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेजिस्टेंस वही रहेगा। R इक्विवेलेंट का वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा N into R। तो I का वैल्यू कितना आ जाएगा, I का वैल्यू आ जाएगा N minus M into E by R plus NR। ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो, ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। बहुत इसमें क्वेश्चन अगर वेरी करेगा नीट के लिए, जे के लिए, वो ऐसे वेरी करेगा। ठीक है, 10 को बोलेगा सेल ऐसे लगा हुआ है, उसमें से बोलेगा 4 को हमने पलट दिया, तो बताइए अब क्या होगा। ठीक है, तो वहां पर एक वेरी कर सकता है, उस वेरिएशन को हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। ठीक है, चलिए इसको नोट्स बना करके लिख लेंगे, नोट पॉइंट बना करके लिख लेंगे नीचे से। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लिया गया। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक सर्किट है, आपको दिख रहा है, ठीक है, एक बड़ी वाली रेजिस्टेंस है, अंदर में ये जो ईएमएफ है, ठीक है, सेल्स जो है, सेल्स का पैरेलल ग्रुपिंग किया गया। जरा पैरेलल ग्रुपिंग की तरफ ध्यान से देखें कि ये दोनों ईएमएफ जो है, ये दोनों सेल्स जो है, अगर ये प्लस है तो उसके नीचे प्लस है, अगर ये माइनस है तो उसके नीचे माइनस है। ठीक है, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन की बात है, इसको भी हम पलट सकते हैं। जैसे ही पलटेंगे तो आगे बताएंगे, सब अभी खेल खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, मान लिया जाए इससे होकर के करंट जाता है I, यहां पर इसका क्या है, ज्वाइंट है, तो ऊपर की तरफ करंट जाएगा I1, नीचे की तरफ मान लिया जाए करंट गया I2। यही I1 यहां आएगा, I2 यहां आएगा, फिर से यहां पर ज्वाइन होकर के वापस से करंट I दे देगा। ठीक है, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आ गया हमारे पास। नाम लिख लिया जाए A B C D E F G H P Q। चलिए नामांकन हो गया, सबका नाम हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, हम लोगों ने नहीं, मैंने नाम लिखा है, आप लोग इसे छापेंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले एक बात समझते हैं, जैसे हम पिछले वाले में समझा था कि इफेक्टिव ईएमएफ एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर हमसे पहले मिल जाए काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ई इफेक्टिव की बात करें, ठीक है, ई इफेक्टिव की बात करें तो क्या हो जाएगा, ई इफेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास E1 by R1 प्लस E2 by R2 प्लस जैसे जैसे मिलते जाएगा वैसे वैसे रखते चले जाएंगे। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें ई इफेक्टिव मिलेगा। अच्छा, ई इफेक्टिव अभी नहीं मिलेगा, अभी हम इसमें क्या करना होगा, अपॉन 1 by R1 1 by R2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहां से हमें मिल जाएगा ई इफेक्टिव का वैल्यू। अच्छा, आर इफेक्टिव कैसे मिलेगा, आर इफेक्टिव निकालने के लिए तो हमारे पास आर इफेक्टिव सारा का सारा रेजिस्टर भी क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो 1 by R1 by 1 by R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां से हम निकाल लेंगे आर इफेक्टिव को। ठीक है, और फिर हमारा वही जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, ये इस चीज को समझते हैं कि आखिर ये हो रहा है तो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए प्रूफ की तरफ चलें, प्रूफ की तरफ चलते हैं। हमने क्या किया, हमने सर्किट ले लिया, लूप ले लिया, यहां पर हम दो लूप बना सकते हैं। ठीक है, एक लूप बना सकते हैं G H A B C D E F G बना सकते हैं। कौन सा हो गया, G से H से A से B, B से C, C से D, D से E, E से F, F से वापस G। ठीक है, हमने बाहर वाले सर्किट का लूप लिया। ठीक है, चलिए G से H कुछ नहीं है, F से A कुछ नहीं है, A से B हमें मिल गया, R करंट का वैल्यू जा रहा है, I हम भी जा रहे हैं इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा नेगेटिव IR। फिर B से हम C गए, C से D गए, कुछ नहीं मिला, D से E गए, कुछ नहीं मिला। जब E से F जाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्या है,
करंट का जो डायरेक्शन है, हमारा भी डायरेक्शन वही है, तो वहां हो जाएगा माइनस आई, अच्छा कौन सा करंट वहां पर, I1 इंटू R1 हो जाएगा। ईएमएफ का वैल्यू कितना है, E1 है, माइनस से प्लस की तरफ, यानी कि प्लस E1 बराबर 0। यहां से हम वैल्यू निकालेंगे, कितना निकल करके आ जाएगा, यहां से वैल्यू अगर निकाला जाए तो I1 R1 बराबर, ठीक है, इसको उठा के उधर लेके गया, E माइनस I, ठीक है, ये हो गया हमारा वैल्यू। ठीक, चलिए हम इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा बना लेते हैं नीचे वाला, ठीक है, GHA BCD यहां तक आया। अब नीचे चलेंगे QPG, ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा, G से H, H से I, I से फिर A से B, यानी कि हमारे पास फिर से हो जाएगा माइनस IR, B से C, D, Q, कुछ नहीं है, फिर यहां से करंट का डायरेक्शन ये, हमारा डायरेक्शन भी ये, यानी कि माइनस I2 R2, करंट का वैल्यू कितना है नीचे, I2 है, ठीक है, और यहां पर हो गया प्लस E2 इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस से प्लस है, तो यहां पर से I2 का वैल्यू, I2 R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 माइनस IR, हो जाएगा E2 माइनस IR। अच्छा, एक चीज और यहां पर करना था, हम यहां पर क्या करते हैं, I1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, E1 माइनस IR बटे R1 हो जाएगा। यहां से I2 का वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, I2 बराबर आ जाएगा E2 माइनस IR बाय R2, ठीक है। चलिए I1 और I2 निकल चुका है, इसे हम 1 नंबर और 2 नंबर बना लेते हैं, नोट किया जाए। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसे। तो हमारे पास I1 I2 का वैल्यू आ गया। चलो एक बात और दिखाएंगे कि ये जो I है, यहां पर अगर हम जंक्शन रूल लगाते हैं, इनकमिंग करंट I, आउटगोइंग करंट I1 प्लस I2, then we can written as I is equal to I1 plus I2 लिख सकते हैं। अच्छा, फिगर को आप लोगों ने नोट कर लिया है, फिगर मिटा सकता हूं मैं, ठीक है। चलिए मैं फिगर को मिटाता हूं, ठीक है। हमने क्या बोला, बाय KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। हम क्या जानते हैं, I बराबर, हम नहीं जानते हैं, यहां सर्किट हमें ये बताया है, I इनकमिंग करंट था और I1 I2 आउटगोइंग करंट था, तो टोटल इनकमिंग करंट इधर, टोटल आउटगोइंग करंट इधर, दोनों बराबर होते हैं KCL से। अच्छा, I तो खैर I है, ठीक है, I मतलब मैं तो खैर मैं, आप हो, ठीक है। I1 का वैल्यू हमें मालूम है, E1 माइनस IR अपॉन R1 प्लस I2 का वैल्यू भी मालूम है, E2 माइनस IR अपॉन R2 है। चलिए हमें I का वैल्यू चाहिए, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास E1 बाय R1 माइनस IR बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस IR बाय R2 हो जाएगा। सारे I वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, नीचे वाला तो लिखा हो गया होगा, इसे मिटा देता हूं मैं, चलिए इसे छोड़ देते हैं, ठीक। तो I प्लस IR बाय R1 प्लस IR बाय R2, ठीक है। इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ बचेगा E1 बाय R1, E2 बाय R2। फिर हमारे पास I हो जाएगा कॉमन, ठीक है, और हमारे पास बचेगा 1 प्लस
R कॉमन हो जाएगा, R 1/R1 बाय 1/R2, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया E1/R1 प्लस E2/R2, ठीक है। फाइनली I का वैल्यू हमारे पास आ गया E1/R1 E2/R2 बाय 1 प्लस R इंटू 1/R1 1/R2। कितना निकल करके आया? चलिए इसको पहले नोट किया जाए, उसके बाद आगे थोड़ा सा और इसको करना है सॉल्व। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगर हम क्या करते हैं, इस E1/R1 और इस E2/R2 में 1/R1 प्लस 1/R2 से डिवाइड दे दें ऊपर, ठीक है। इतना ही काम हमें नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे अगर 1/R1 प्लस 1/R2 से अगर डिवाइड देते हैं तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड देंगे तो, ठीक है। चलिए लिख के दिखा देता हूं, 1 प्लस R 1/R1 1/R2 है, ठीक है, बाय 1/R1 प्लस 1/R2 हमें ऊपर नीचे भागा दे दिया, दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, तो ऊपर वाले टर्म में जरा गौर से देखेंगे, क्या यही E इफेक्टिव नहीं है? E1/R1 E2/R2 E3/R3 E4/R4 जहां तक ले जाने ले जाएंगे, ठीक है। बटे 1/R1 1/R2 1/R3 क्या वही मिल रहा है? इसे हम लिख सकते हैं E इफेक्टिव, किसके लिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। यहां देखिए, यहां इसको इससे भागा दे देंगे तो R बचेगा, यानी कि ये R बच गया हमारे पास, ठीक है। और यहां क्या बचा? यहां बचा 1 अपॉन, ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। ये हमारे पास बचा। अभी तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस है ना, तब ये क्या, ये निकल करके नहीं आएगा R इफेक्टिव। जरा देखिए तो R इफेक्टिव, यहां से जो भी हम निकालेंगे, ठीक है, यहां से जो भी निकालेंगे, अच्छा छोड़ दीजिए, दो के लिए 1/R1 1/R2 का वैल्यू 1/R इफेक्टिव होगा। चलिए उसको नोट करते हैं, नोट किया गया है, चलिए इसको थोड़ा सा नोट कर लें, ठीक है। हमने कहा E बराबर हमारे पास है E इफेक्टिव, ठीक है, ये R प्लस, ठीक है, इसको हम R इफेक्टिव लेंगे तो 1/R इफेक्टिव, ठीक है, लेंगे, और उसके ऊपर है 1। अच्छा इसके बदले हम पूरे इसके बदले बोल रहे, ठीक है, ये 1 यहां, ठीक, ये 1/R1 1/R2 को हम कह रहे हैं, इसी को हम नाम दिए R इफेक्टिव का, ठीक है। तो इसके बदले 1/R, ये वापस से ऊपर जाकर के R इफेक्टिव नहीं बन जाएगा, थर्ड वाला ऊपर जाकर के, वही बात तो हमने कहा R इफेक्टिव। क्या सेम फॉर्मूला आया ना, I इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस छोटी r। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए भी, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी, बट सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए याद रखना है, इफेक्टिव निकालने के लिए सेल्स को सीधा जोड़ देना है, ठीक है। R इफेक्टिव निकालने के लिए R को सीधा जोड़ देना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना है, बस इतना आएगा E इफेक्टिव, और R इफेक्टिव के लिए तो पता ही है पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है, निकाल करके वहां पुट कर देंगे। ये सबसे आसान और सबसे स्मार्ट काम है, नहीं तो आपके पास फॉर्मूला बना हुआ है इतना लंबा चौड़ा या इतना लंबा चौड़ा, आप इस फॉर्मूले को भी याद करके काम चला सकते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। लेकिन स्मार्ट तरीका क्या होगा, आप एक फॉर्मूला याद रखें और कॉम्बिनेशन ध्यान रखें, पैरेलल में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है। अगर मान लिया जाए यही हमारे पास n आ गया, ठीक है, n सेल्स आ गया और सभी को हमने पैरेलल में ऐड कर दिया, क्या हो जाएगा यहां पर हमारे पास, चलिए उस चीज को भी देख लेते हैं, ठीक है। If n cells are connected in parallel, ठीक, each of EMF E
एंड इंटरनल रेसिस्टेंस R, तब क्या हो जाएगा, तब हमारे पास E इफेक्टिव का वैल्यू कितना हो जाएगा, E/R प्लस E/R अप टू n टाइम्स। तो उतना लिखने की बजाय हम डायरेक्ट इसको n से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं, बटे नीचे कितना हो जाएगा 1/R इंटू n टाइम्स, क्यों ना हम इसे क्या करते हैं n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये n से n चला गया, ये E से E चला गया, मतलब जो E का वैल्यू है वही उसका इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए R की बात करते हैं, R इफेक्टिव की बात करते हैं, तो 1/R इफेक्टिव कितना हो जाएगा 1/R इंटू n टाइम्स। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू आ गया n/R, यानी कि R इफेक्टिव का वैल्यू आ गया R/n हो जाएगा। ठीक, अब हम यहां से हम क्या करते हैं, फॉर्मूले पर अप्लाई कर देते हैं, इस वाले फॉर्मूले पे। ठीक, कितना निकल कर क्या जाएगा करंट, अच्छा नीचे तो मिटा ही सकते हैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं भी नोट किया हो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा I का वैल्यू E/R प्लस R/, ठीक है, यानी कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स पे यहां पुट कर देना है, आ जाएगा हमारे पास, ये होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं बता रहा था कि अगर मान लिया जाए हमारे पास धोखाधड़ी कर दे, ठीक है, सेल्स का डायरेक्शन चेंज कर दे, ये प्लस माइनस है, ये माइनस प्लस कर दे। ठीक है, तो जब हम ऐसे सिचुएशन में, अच्छा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 मान करके चलते हैं, E1 और E2। ठीक है, तो इसका जो नेट ईएमएफ होगा, E इफेक्टिव जो होगा, हम क्या करेंगे पहले देख लेंगे इन दोनों में से कौन ज्यादा है। ठीक है, जिसका ज्यादा पोटेंशियल होगा उसको प्लस मान करके चलेंगे, दूसरे वाले का डायरेक्शन चेंज है माइनस बना दें। मान लीजिए E1 का वैल्यू ज्यादा है E2 से, क्या हो जाएगा E1/R1 माइनस E2/R2, ये इसका नेट हो जाएगा। और भी अगर आ जाए, ठीक है, उसके हिसाब से डायरेक्शन लगा देंगे। ठीक है, बटे 1/R1 प्लस 1/R2, सिर्फ ईएमएफ का डायरेक्शन चेंज होगा, सिर्फ उसमें हम प्लस माइनस आगे पीछे करेंगे। ठीक है, बाकी किसी में नहीं, वही पुराना वाला चीज है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है। अगले क्लास में, सॉरी, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, अगला जो क्लास है आपका वो मिक्स कॉम्बिनेशन, उसमें बताया जाए कि मिक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है और इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।